बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अवैस खान, आपका फ़िज़िक्स टीचर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर 7 ऑसिलेशंस पढ़ रहे हैं और इसमें प्रीवियसली हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। और आज हम वैसा ही एक बड़ा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रेजोनेंस। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि रेजोनेंस क्या होती है, उसके बाद फिर इससे रिलेटेड टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स, रेजोनेंस में इसे सिंपल वर्ड्स में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि व्हेन फ्रीक्वेंसी रेजोनेट्स और व्हेन फ्रीक्वेंसीज become equal। जब दो बॉडीज़ की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है या दो फ्रीक्वेंसीज जब मैच कर जाती हैं तो इस फिनोमिनन को हम रेजोनेंस कहते हैं। तो अब ये रेजोनेंस होती कैसे है, कैसे ये अकर करती है, हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो इसे रेजोनेंस को समझने से पहले स्टूडेंट्स हमें कुछ टर्म्स पहले डिफाइन करना पड़ेंगी, जैसा कि एक इनमें से है फ्री ऑसिलेशंस। स्टूडेंट्स, फ्री ऑसिलेशंस का क्या मतलब होगा, ज़रा इसे हम डिफाइन करने से पहले वापस अपने पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं जहां पर हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेटरी मोशन को डिफाइन किया था। तो इसमें स्टूडेंट्स ज़रा देखिएगा कि हमारे पास एक सपोज पेंडुलम था और ये हमारा मेटलिक बॉब हो गया। अब इसे अगर हम इस पर एक फ़िलहाल अगर हम इसे देखें तो ये अपनी मीन पोजीशन पे है स्टूडेंट्स। MP स्टैंड्स फॉर मीन पोजीशन। यहाँ से अगर मैं इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता हूँ इस डायरेक्शन में और मैं इसे ले जाता हूँ इसकी एक्सट्रीम पोजीशन पर, यानी कि ये जो पेंडुलम है इसे मैंने मूव करवा के मैं इसे लेके जा चुका हूं इसकी एक्सट्रीम पोजीशन पर, यहां पर। जबकि मैंने इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की थी टूवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसे छोड़ेंगे अब तो ये छोड़ने की वजह से मूव करेगा अपनी मीन पोजीशन की तरफ, और मीन पोजीशन की तरफ जो फोर्स इसे लेके आ रही है उसे हम रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं और इसे हम रिप्रेजेंट करते थे FR से। फिर स्टूडेंट्स, जब ये पेंडुलम यहाँ से मूव करता हुआ आहिस्ता आहिस्ता जब ये मूव करता हुआ आता है अपनी मीन पोजीशन पे, तो मीन पोजीशन पे आके इसे रुक जाना चाहिए, लेकिन ये रुकता नहीं है बल्कि ये मूव कर जाता है टूवर्ड्स द अदर एक्सट्रीम, अपनी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ ये मूव कर जाता है। किसकी वजह से? इनर्शिया की वजह से। तो ये पेंडुलम अब आ चुका है अपनी अदर एक्सट्रीम पोजीशन पर। किसकी वजह से स्टूडेंट्स? इनर्शिया की वजह से। ये इस डायरेक्शन में इनर्शिया की वजह से ये पेंडुलम मूव करेगा। यानी हमें यहाँ पर ये पता चला कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है ये डायरेक्ट करती है ऑब्जेक्ट को टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, और जो इनर्शिया है स्टूडेंट्स ये डायरेक्ट करता है एक ऑब्जेक्ट को टूवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन। इसी तरह से जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचेगा तो रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये वापस मीन पोजीशन की तरफ आएगा, और यहाँ पर इनर्शिया की वजह से ये रुक नहीं पाएगा और अगली एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ चला जाएगा, और इसी तरह से ये ऑसिलेशंस कंटिन्यू करेंगे।
अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने एक दफ़ा एक्सटर्नल फोर्स इस पर लगा के इसे छोड़ दिया, और जब ये ऑसिलेट कर रहा था तो अब इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स स्टूडेंट्स एक्ट नहीं कर रही। तो अब चूँकि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, ये अपनी रिस्टोरिंग फोर्स और इनर्शिया की वजह से ऑसिलेट कर रहा है, तो ऐसी ऑसिलेशंस को हम फ्री ऑसिलेशंस कहते हैं। तो हम इसे अब डिफाइन कर लेंगे कि फ्री ऑसिलेशंस कौन सी ऑसिलेशंस होती हैं। ये ऐसी ऑसिलेशंस हैं, द ऑसिलेशंस which occur due to inertia and restoring force are called free oscillations। या हम इसे यूं भी डिफाइन कर सकते थे कि यहाँ पर चूंकि हमने इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स कॉन्टिन्यूसली हम उस पर अप्लाई नहीं कर रहे, सो इसे हम कह सकेंगे द ऑसिलेशंस occurring in the absence of any external force। अब ये चूंकि किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की मौजूदगी के बगैर ये ऑसिलेशंस अकर कर रही हैं, इसलिए इन्हें हम फ्री ऑसिलेशंस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम चलते हैं अपनी दूसरी टर्म की तरफ, जिसकी वजह से हम एक्सप्लेन कर सकेंगे रेजोनेंस को। उसका नाम है फोर्स्ड ऑसिलेशंस। तो ये फोर्स्ड ऑसिलेशंस कौन सी ऑसिलेशंस होती हैं? फोर्स्ड ऑसिलेशंस में स्टूडेंट्स हम इसी तरह की एक एग्जांपल लेंगे। ये देखिए कि ये है हमारे पास एक पेंडुलम, और ये हमारे पास एक मेटलिक बॉब है जो कि हमने एक स्ट्रिंग के साथ इसे सस्पेंड किया हुआ है। अब इसे स्टूडेंट्स हम अगर डिस्प्लेस करके इसकी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ ले जाते हैं, यानी इस पोजीशन की तरफ हम इसे मूव करवाते हैं, तो इसे यहाँ पर मूव करवाने की वजह से इस पर एक रीस्टोरिंग फोर्स लगेगी, जिसकी वजह से ये अपनी मीन पोजीशन की तरफ मूव करेगी। उसके बाद यहाँ पे आके ये इनर्शिया की वजह से रुक नहीं पाएगी और अपनी अदर एक्सट्रीम की तरफ चली जाएगी, और इसी तरह से ये ऑसिलेशंस अकर होना शुरू हो जाएंगी, जिन्हें हमने नाम दिया था स्टूडेंट्स फ्री ऑसिलेशंस का। फोर्स्ड ऑसिलेशंस क्या होती हैं स्टूडेंट्स? अब ऐसा है कि जैसे ही ये पेंडुलम यहाँ से ऑसिलेट करता हुआ वापस यहाँ पे आए, तो मैं इस पर दोबारा से एक फोर्स लगा दूँ। अब जब मैं दोबारा से फोर्स लगाऊंगा, ये बिल्कुल वैसे होगा स्टूडेंट्स जैसे कि एक बच्चा एक स्विंग पे हम उसे झुला रहे हैं और हम उसे ऐसे पुश करते हैं, और जब वो ऑसिलेट करता हुआ वापस आता है तो हम उस पर दोबारा फोर्स लगाते हैं, पहले से थोड़ी ज़्यादा, और जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो जिस पोजीशन तक पहले गया था उससे थोड़ा सा आगे चला जाता है। अब जब वो वहाँ अदर एक्सट्रीम पे दूसरी साइड पे वो ज़्यादा दूर जा रहा है, इसका मतलब जब वो वापस आएगा तो वो पहले से कुछ ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। जैसे ये यहाँ तक था, तो मैं अगर फोर्स इस पर लगाता हूँ तो अब ये यहाँ तक नहीं बल्कि यहाँ तक आएगा। अब यहाँ पे फिर मैं इस पर अगर फोर्स लगाता हूँ तो इसका एम्पलीट्यूड और बढ़ जाएगा। फिर जब ये वापस आता है फिर मैं इस पर फोर्स लगाता हूँ, इसका एम्पलीट्यूड और बढ़ जाता है। तो इस तरह से ये जो ऑसिलेशंस हैं ये अब एक्सटर्नल फोर्स की मौजूदगी के बगैर नहीं है, बल्कि एक्सटर्नल फोर्स की मौजूदगी के साथ हैं, मौजूदगी की वजह से हैं। ऐसी ऑसिलेशंस को हम क्या कहते हैं? फोर्स्ड ऑसिलेशंस। तो देखिए हम इसे कैसे डिफाइन करते हैं। द ऑसिलेशंस occurring in the presence of an external force
एक्सटर्नल फोर्स को स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं एक और नाम दे देता हूँ और मैं उसे कह रहा हूँ पीरियोडिक फोर्स। अब इसे मैंने पीरियोडिक फोर्स क्यों कहा वो भी आइए देखते हैं। पीरियोडिक फोर्स स्टूडेंट्स ये कैसी फोर्स है? देखिए, जब हम इस पेंडुलम को ऑसिलेट करवा रहे थे, इस तरह से पेंडुलम दूसरी साइड पे जाता था फिर वापस आता था, तो हम इस पर फोर्स लगा देते थे। अब ज़रा देखिए कि जो पेंडुलम है जब ये ऑसिलेट करता हुआ वापस आएगा तो एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद वापस आएगा, और यहाँ पर जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो भी एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद लगा रहे हैं। अब ऐसी फोर्स जो एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद लगती है उसे हम पीरियोडिक फोर्स कहते हैं। तो आइए हम इस पीरियोडिक फोर्स को डिफाइन करते हैं कि पीरियोडिक फोर्स कौन सी फोर्स होती है। तो फोर्स which is applied after a definite time interval is called पीरियोडिक फोर्स। ऐसी फोर्स को हम पीरियोडिक फोर्स कहते हैं। अब हम चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ जिसका नाम है रेजोनेंस। तो फ्री और फोर्स्ड ऑसिलेशंस का इनका आपस में क्या ताल्लुक था कि इन्हें हमने पढ़ना ज़रूरी समझा बिफोर वी गो टू द रेजोनेंस। तो स्टूडेंट्स देखिए, रेजोनेंस जो है, रेजोनेंस तब होती है जब when number of applications of periodic force, जो हम फोर्स लगा रहे थे फोर्स्ड ऑसिलेशंस के लिए, नंबर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ पीरियोडिक फोर्स, ये अगर इक्वल है पर सेकंड भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पर सेकंड, और इसे मैं कह देता हूँ कि ये अगर इक्वल होगा नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ द सिस्टम पर सेकंड। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड को तो हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सो यहाँ पर मैं इसकी जगह पर लिख सकता हूँ कि ये जो है ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। इसे मैं एफ नेचुरल लिख देता हूँ। जो सिस्टम की फ्रीक्वेंसी होगी उसे हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहेंगे, और उसके जो मल्टीपल्स होंगे, यानी कि इस फ्रीक्वेंसी को अगर मैं स्टूडेंट्स F1 कह देता हूँ ना, तो जो इसके मल्टीपल्स होंगे, मल्टीपल्स में मैं लिख सकता हूँ जैसे ये देखिए 1F1, 2F1, 3F1, 4F1, सो ये क्वांटाइज्ड फ्रीक्वेंसीज जो हैं इन्हें हम सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी की एक रेंज है। अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ पीरियोडिक फोर्स पर सेकंड, यानी कि जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है, इक्वल आ जाती है किसके, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम के, तो इसे हम कह देते हैं कि रेजोनेंस आकर हुई है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फ्रीक्वेंसी ऑफ पीरियोडिक फोर्स। फ्रीक्वेंसी ऑफ पीरियोडिक फोर्स। तो अगर ये दोनों स्टूडेंट्स आपस में इक्वल हो जाएं तो हम इसे कह देते हैं कि ये हो गया हमारे पास रेजोनेंस। इस तरह से ऑकर होगी अगर हमारे पास
फ्रीक्वेंसी ऑफ पीरियोडिक फोर्स इक्वल आ जाती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, वन ऑफ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, चाहे वो F1 के इक्वल आ जाए, चाहे वो 2F1 के इक्वल आ जाए, चाहे वो 3F1 के इक्वल आ जाए। तो ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल अगर ये आ जाता है तो हम इसे कह देते हैं कि ये रेजोनेंस अकर हुई है। अगर स्टूडेंट्स रेजोनेंस अकर करती है तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, तो आइए ज़रा फीचर्स भी देख लेते हैं रेजोनेंस के, उसके बाद हम इसे आगे बढ़ेंगे। फीचर्स में अगर हम बात करें तो फीचर्स हैं इसके रेजोनेंस के, सबसे पहला कि ये एक टाइप है, टाइप ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशंस। जो फोर्स्ड ऑसिलेशंस हमने अभी डिस्कस किया, ये उसकी एक टाइप है, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व है, तो एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व होगी तो ऐसी ऑसिलेशंस को हम क्या कहेंगे, फोर्स्ड ऑसिलेशंस। तो ये जो रेजोनेंस है ये एक तो आ गई हमारे पास कि टाइप है ये किसकी, फोर्स्ड ऑसिलेशंस की। अब क्योंकि फोर्स्ड ऑसिलेशंस हैं यहाँ पर, तो फोर्स्ड ऑसिलेशंस के लिए एक्सटर्नल फोर्स का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। तो ये हम लिख सकते हैं कि इट अकर्स ड्यू टू सम एक्सटर्नल फोर्स, एफ एक्सटर्नल मैं लिख रहा हूँ, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ये अकर करते हैं। थर्डली हम यहाँ पे बात करेंगे, स्टूडेंट्स देखिएगा, हमने यहाँ पर जो फोर्स्ड ऑसिलेशंस थे, फोर्स्ड ऑसिलेशंस में हमने ये देखा कि जब हम ये पेंडुलम इसे कंसिडर कर लें, हम जब इस पर फोर्स लगा रहे थे ये ऑसिलेट करता हुआ वापस आता था, उसके बाद हम फिर इस पर फोर्स लगाते थे तो फिर ये आगे मूव करता हुआ, फिर जब ये वापस आता था तो ये पहले से कुछ ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करता था मीन पोजीशन से, उसके बाद फिर हम इस पर फोर्स लगाते थे, इसका एम्पलीट्यूड और बढ़ता जाता था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी के साथ हमारी एक्सटर्नल फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है अगर ये मैच कर जाती है तो इसकी वजह से क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड हम देख रहे हैं कि बढ़ता जा रहा है, तो रेजोनेंस पे ये एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। सो हम यहाँ पे बात कर लेंगे कि जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है दैट इंक्रीजेस, एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस। उसके बाद फिर हम अब बात कर लेंगे फोर्थ पॉइंट की, वो है कि इस केस में रेजोनेंस में एनर्जी एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस। एनर्जी एब्जॉर्प्शन, अगर हम एनर्जी की बात करें स्टूडेंट्स, अगर हम बात कर लेते हैं इसकी मैस स्प्रिंग सिस्टम की, तो मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए हमने जो एनर्जी मैक्सिमम पढ़ी थी दैट वाज ई नॉट डायरेक्टली इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट स्क्वेयर, यानी कि हमें ये पता चल रहा है कि जो ई नॉट है यहाँ पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्स नॉट स्क्वेयर के। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे ये बात याद रखना है कि जब हमारे पास यहाँ पर रेजोनेंस अकर करेगी तो उसकी वजह से एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ होगा, और अगर एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ करेगा तो ये फॉर्मूला हमें बता रहा है कि उसकी वजह से एनर्जी एब्जॉर्प्शन जो होगी वो भी इंक्रीज़ करेगी। तो स्टूडेंट्स ये था रेजोनेंस का पार्ट ए। पार्ट बी के लिए हम दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।